तमसो माँ ज्योतिर्गमय का मतलब होता है कि अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। और एक अधकचरा संस्कृत के ज्ञानी ने इसको अनुवाद किया कि माँ तुम सो जाओ, मैं ज्योति के पास जाता हूँ। तमसो माँ ज्योतिर्गमय। जैसे अर्थ का अनर्थ हो गया सिर्फ अनुमान पे बोलने के चक्कर में। दोनों बातों में आपने फ़र्क देख लिया। ऑक्यूपेशनल थेरेपी में भी यही फ़र्क होता है। ऑक्यूपेशनल थेरेपी जो रियल में होती है वो वही है कि तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मतलब कि अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। और जो यूट्यूब पे आप देखते हैं ज़्यादातर ट्रेनर्स के द्वारा और बच्चों के पेरेंट्स के द्वारा जो बताया जाता है ऑक्यूपेशनल थेरेपी के बारे में, वो है कि माँ तुम सो जाओ, मैं ज्योति के पास जाता हूँ। ठीक यही फ़र्क है। कोई कहता है कि जिम बॉल पे जंप कराओ, ये ऑक्यूपेशनल थेरेपी है। कोई कहता है ट्रैम्पोलिन जंप कराओ, ये ऑक्यूपेशनल थेरेपी है। कोई कहता है कि झूला झूलाओ, ये ऑक्यूपेशनल थेरेपी है। कोई कहता है कि ग्लव्स लेके एक्सरसाइज मुँह का करो, ये ऑक्यूपेशनल थेरेपी है। कोई कहता है कि व्हील बैरो वॉक कराओ, ये ऑक्यूपेशनल थेरेपी है। कोई कहता है कि फाइन मोटर स्किल्स पे काम करो, ये ऑक्यूपेशनल थेरेपी है। कोई कहता है कि हाइपर एक्टिविटी क्लैम्प डाउन करो, ये ऑक्यूपेशनल थेरेपी है। कोई कहता है कि उसको बीड्स लगाने दो या फिर कलरिंग कटिंग पेस्टिंग कराओ, ये ऑक्यूपेशनल थेरेपी। टो वॉकिंग करता है तो ऑटिज्म है। कोई कहता है कि हैंड फ्लैपिंग करता तो ऑटिज्म है। कोई कहता है कि आंख तिरछा करके बच्चा देखता तो ऑटिज्म है। कोई कहता है कि लाइन में लगाता तो ऑटिज्म है। कोई कहता है कि उछल कूद करता है तो ऑटिज्म है। ओवरऑल ब्ला 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 ब्ला। आपने इतनी सारी बातें यूट्यूब पे सुन रखी हैं और आपको भी लगता है कि आपका बच्चा अगर सामान फेंक दिया तो ऑटिस्टिक है, वो टो वॉकिंग करने लगा तो ऑटिस्टिक है, और ऑक्यूपेशनल थेरेपी में आपको जिम बॉल लेके कुदा देना चाहिए। तो ध्यान दीजिए कि ये ऑक्यूपेशनल थेरेपी नहीं है। ऑक्यूपेशनल थेरेपी क्या है वो हम आपको समझाते हैं। ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट एक 4.5 साल तो डिग्री कोर्स होता है, 6 महीने का इंटर्नशिप होता है। ये कंप्लीट करने के बाद एक ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट होता है कोई। ऑक्यूपेशनल थेरेपी के फील्ड में वो आते हैं तो ज़्यादातर बच्चों के केस में, पैरालिसिस के केस में भी फाइन मोटर एक्टिविटीज़ पे, इसके अलावा जैसे कि आई हैंड कोऑर्डिनेशन पे, न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन पे, बैलेंसिंग एंड कोऑर्डिनेशन पे फिजियोथेरेपिस्ट के साथ मिल के ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट वर्क करते हैं। बच्चों के केस में ज़्यादातर ऑटिज्म और न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर के केस में ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट वर्क करते हैं। मोस्टली सेंसरी इंटीग्रेशन पे वर्क करते हैं। इसके अलावा जैसा मैंने बताया कि न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन, बैलेंसिंग एंड कोऑर्डिनेशन, ये ओवरऑल इस पे काम करते हैं। और ये जितना भी रिहैबिलिटेशन का केस होता है, ये पूरी रिहैबिलिटेशन की टीम में एक इम्पॉर्टेंट पार्ट उनका भी होता है। मतलब कि एक मल्टी स्टारर फिल्म में एक मेन हीरो में ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट होते हैं। अब ऑक्यूपेशनल थेरेपी क्या है? ऑक्यूपेशन से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं डे टू डे लाइफ में, उसमें किसी भी तरह की प्रॉब्लम आ रही है। अब एक क्या होता है कि जैसे एक कोई लाइब्रेरियन है तो बैठ के दिन रात तो वो लाइब्रेरी का अपना सारा कुछ काम कर रहा है, जैसे कंप्यूटर पे टाइपिंग कर रहा, कुछ लिख के अलॉट कर रहा, लाइब्रेरी के कार्ड पे बुक अलॉट कर रहा, सारा का रिकॉर्ड मेंटेन कर रहा, वो सारा कुछ ये कर रहा। तो टाइपिंग और वो राइटिंग उसका वो काम है। एक बैंकर है तो दिन रात उसका सारा काम, वो कैशियर है तो कैश कलेक्ट करना, उसके बाद से कैश देना लोगों को, जो भी ये होता है वो सारा काम उसका है। एक टीचर है उसका पढ़ाना काम है। एक डॉक्टर है उसका अपना पेशेंट देखना, उसको अवेयर करना काम है। इसी तरह से एक बच्चा जो है उसके डे टू डे लाइफ की एक्टिविटी इंडिपेंडेंटली परफॉर्म कर ले, उसके लिए ऑक्यूपेशनल थेरेपी बस इतनी सी है। तो वो ईजिली परफॉर्म नहीं कर पा रहा तो उसको फिर से वो चीज़ें ईजिली परफॉर्म करा ली जाए, साउंड लाइफ हो जाए उसकी, इंडिपेंडेंटली सारी चीज़ें वो करने लगे। ये सारा कुछ ऑक्यूपेशनल थेरेपी से मैनेज किया जाता है। इसके साथ साथ इसमें फिजियोथेरेपिस्ट का भी रोल होता है। मैक्सिमम केसेस में, ऑटिज्म के केसेस में हमने देखा है कि मस्कुलर वीकनेस मिलेगी, ये इंट्रिंसिक मसल, जैसे कि हैंड ग्रिप पुअर होगा बच्चे का, बहुत सारे में गेट पैटर्न का डिस्टर्बेंस होगा, बहुत सारे में हाइपोटोनिया मिलेगा कि मसल का टोन कम है, बहुत सारे लोग में जॉइंट के आसपास में स्टिफनेस मिलेगी, मसल स्पाज्म मिलेगा।
तो ये ओवरऑल प्रॉब्लम्स, ये सारा कुछ एक रिहेबिलिटेशन का ये है। तो इसमें पूरी टीम वर्क होती है। तो उसमें ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट भी होते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट भी होते हैं। ये दोनों इक्विवेलेंट कोर्सेस हैं। फिजियोथेरेपिस्ट का काम ज़्यादातर ग्रॉस मोटर स्किल्स पे हो जाता है उनका, जैसे कि मस्कुलर स्ट्रेंथनिंग वगैरह पे हो जाता है। इसके अलावा बैलेंसिंग कोऑर्डिनेशन पे ये भी वर्क करते हैं। स्ट्रेचिंग वगैरह का ये होता है, मैनिपुलेशन का होता है, मोबिलाइजेशन का होता है। और ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट का फाइन लेवल पे चला जाता है, बस इतना फ़र्क होता है। लेकिन हैं वो इक्विवेलेंट, बराबरी के ये। तो इस तरह से जो वेल क्वालिफाइड ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट अगर हैं, तो वो बच्चे का, हर एक बच्चे को इंडिविजुअली वो डायग्नोसिस उसका करेंगे, असेसमेंट प्रॉपर करेंगे, तब देखेंगे कि एग्जैक्टली क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं और उसके अकॉर्डिंग वो ट्रीटमेंट प्लान करेंगे। और तब अपने अंडर में जो ट्रेनर होते हैं, अपने सुपरविजन में उनसे काम कराना, जूनियर्स हैं उनसे काम कराना, लेकिन उनका सुपरविजन ज़रूरी है। हर केस को, अगर 100 केस आ रहा है डेली बेसिस पे, तो 100 केस में वही लगे रहें, ऐसा नहीं हो सकता है। लेकिन उनके डेली सुपरविजन में काम होता है, तो बच्चे में इम्प्रूवमेंट होती है, डे बाय डे इम्प्रूवमेंट होती है। अब फर्ज कीजिए कि इतनी सारी बातें हमने बताई, इसमें फर्स्ट ईयर का सिलेबस हम समझा दें तो एनाटमी पहला, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, ये हमारा फर्स्ट ईयर का ये होता है। फिर जब आप सेकेंड ईयर में जाते हैं तो फिर उसमें ऑर्थोपेडिक्स आता है, न्यूरोलॉजी आता है, उसमें न्यूरोसाइकेट्री आता है, इसमें आपको फार्माकोलॉजी आता है। ये सारी चीज़ें धीरे धीरे ऐड होते जाती हैं। मेडिसिन आता है, जनरल सर्जरी आता है, उसके बाद से बायोमेकेनिक्स आता है, काइनेसियोलॉजी आता है, बायोस्टैटिस्टिक्स आता है, न्यूरोलॉजी। अब क्या होता है कि स्पोर्ट्स के केस में, मेडिसिन के केस में क्या क्या रोल है, ये सारा कुछ पढ़ना होता है। ओवरऑल 24-25 पेपर्स पढ़ने होते हैं। उसके बाद जाके एक फिजियोथेरेपिस्ट या ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट वेल क्वालिफाइड फील्ड में प्रैक्टिस करने के लिए एक मेडिकल फील्ड का एक अहम हिस्सा बन पाता है। तो इसलिए वो कैपेबल होता है ये सारे केसेस देखने के लिए, ट्रेन करने के लिए पेरेंट्स को, और सारी चीज़ें ओवरऑल रिहेबिलिटेशन का एक अहम हिस्सा वो बनता है। यूट्यूब थेरेपिस्ट्स या ट्रेनर्स / उसमें आप करते जाइए मेंटर / मोटिवेशनल स्पीकर, ये सारे लोग जो होते हैं, ये सिर्फ आपके सेंटीमेंट का, आपके कम नॉलेज का, आपकी परेशानियों का फ़ायदा उठाते हैं और आपको लूटते हैं जिस मायने में हो सके। आपका क्या हो रहा है कि आप पैसा अपना वेस्ट कर रहे हैं इन लोगों पे। इनिशियली तो आपको लगेगा इनकी बातें लुभावनी होती हैं, तो आप इनसे लुभ जाएंगे, उस बातों में आप जाएंगे उनके पास, आपको वो तरह तरह की जादुई छड़ी देंगे, जादुई झाड़ू देंगे कि लीजिए इस पे उड़ते रहिए, ये छड़ी लीजिए, ऐसा ही कीजिएगा तो बच्चा सब सही करने लग जाएगा। तमाम तरह की बातें करेंगे, लेकिन एविडेंस बेस्ड अप्रोच पे काम नहीं करेंगे। यूट्यूब पे आपको कहें कि अगर 1000 चैनल्स इसके ये के लेके हैं, तो 990 तो हैं कि जो सर्टिफिकेट लिए थे रिलेशनशिप कोच बनने का, और वो वैसे ही फेक, मतलब कि उसका कोई मतलब नहीं है, यूजलेस। वो कोई एक आया, उसने सिखा दिया, फिर इसने सीख लिया, फिर ये किसी और को सिखा रहा, फिर किसी और को सिखा रहा, ऐसे, और फिर वो आके और आपको सारा भसड़ मचाए हुए हैं और आप उन्हीं के चक्करों में पड़ जाते हैं। तो भगवान आपका भला करें, हम तो बस आपको समझा ही सकते हैं, हमारा जो काम है हम समझा सकते हैं। इसके बाद भी हम ये कहते हैं कि हम ये इसलिए नहीं करें कि आप हमारे पास आएँ, आप अपने आसपास में बढ़िया कोई सेंटर खोजें, वहाँ जाएं, वहाँ डॉक्टर से डिस्कस करें, वहाँ थेरेपिस्ट से डिस्कस करें। जो थेरेपिस्ट आपको मिले जेन्युइनली वो सही में जिनके नाम पे आप गए हैं वही हैं कि किसी और, वो कहीं और है, वो वहाँ कोई और मिल गया और उसी को आप मान के उसी के अकॉर्डिंग जा रहे हैं। इस सब चीज़ों में भी समझने का है। तो इसमें अपना दिमाग लगाने की ज़रूरत है। अपने पास सवाल का लिस्ट पूरा प्रिपेयर्ड रहना चाहिए। हर संडे में जब हम 10 केस, 15 केस, कभी कभार 20 केस भी लेते हैं समय के हिसाब से, क्योंकि सप्ताह में एक दिन मिलता ही है और उसमें हम अपना समय निकालते हैं। तो जो केस लेते हैं 15-20 एवरेज लेते हैं, तो उससे पहले ही उन लोग को प्रोसीजर बताया जाता है। उन लोग पूछते हैं कि कैसे मतलब जुड़ेंगे, तो सर से क्या कुछ सामान लेके प्रिपेयर्ड होना, बोला जाता है कि बस क्वेश्चन आए आप प्रिपेयर्ड कर गए, क्या क्या क्योरीज हैं सेशन में आप पूछें। जनरली पेरेंट्स से डिस्कशन करने के बाद, प्रिस्क्रिप्शन बनाने के बाद
जब हम केस समझाते हैं तो 15 मिनट केस पे डिस्कशन करने के बाद उनसे पूछते हैं कि आप सवाल लिख के लाए थे, तो कितना लिखे थे? कोई 50 लिखा था, कोई 100 लिखा था। बोले तो पूछिए, तो बोले कि नहीं आपने सारा जवाब दे दिया, अब कुछ पूछने का नहीं है, सारा कुछ समझ आ गया। तो ये बात समझा इसलिए रहे हैं कि आप जब सवाल पूछना शुरू करेंगे तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि जो जॉली LLB 2 फिल्म में वो जो रामकृष्ण सारस्वत बन के वो जो कोई मुस्लिम ये रहता है, कोई टेररिस्ट रहता है, वो पंडित का वेश धारण करके और किसी और को फंसा के और जो गोली मरवा देता है, तो अपने आप असली रूप में वो आ जाएगा। रंगा सियार लोग अपने आप आ जाएगा असली रूप में, और सियार की आवाज़ सुनते सुनते ही वो हुआ हुआ करने लगेगा। तो इस बात को आप ध्यान में रखिए, सवाल पूछना शुरू कीजिए। और ऑक्यूपेशनल थेरेपी अलग चीज़ होती है, मतलब डॉक्टर्स और थेरेपिस्ट ये क्वालिफाइड लोग हैं जो कि सही वे में प्रैक्टिस कर रहे हैं। इनके पास जाइए, ना कि ये फेक और फ्रॉड लोगों के चक्कर में पड़िए। धन्यवाद।